नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले मुद्दा आपके सामने रखते हैं। मुद्दा ये कि आने वाले दिनों में होने क्या वाला है, क्या शांति या तबाही। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहे जाने वाला अमेरिका आज खुद अपने बनाए जाल में फंसता नजर आ रहा है। जिस ईरान को दबाने के लिए ताकत, प्रतिबंध और धमकियों का सहारा लिया गया, वही अब ईरान वॉशिंगटन के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द बन चुका है। कैमरों के सामने ट्रंप सख्त बयान देते हैं और कहते हैं कि हम झुकेंगे नहीं, साथ ही ईरान को सबक भी सिखाएंगे। लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। हकीकत कोई और कहानी ही बयान कर रही है। जंग का मैदान जितना लंबा खिंचता जा रहा है, उतना ही अमेरिका को बेचैनी बढ़ती जा रही है। अब सवाल यह कि अगर अमेरिका इतना ही मजबूत है तो फिर बातचीत के लिए पाकिस्तान का सहारा क्यों अचानक इस्लामाबाद में वार्ता की जमीन तैयार की जा रही है। क्या ये वही अमेरिका है जो कल तक सीज फायर से इनकार कर रहा था, या अभी कोई हालात या बैक चैनल्स पर बातचीत के जरिए कोई नई तिगड़ी फिट की जा रही है। चलिए डिटेल्स आपके सामने रखते हैं कि आखिर ये जो इस वक्त तस्वीर बन रही है, आखिर इसके पीछे बड़ी वजह क्या है। पहले धमकाया गया और अब वार्ता पर बात आकर क्यों अटक गई है। ईरान अमेरिका जंग में जल्द वार्ता संभव है। साथ ही साथ आपको बता दें, पाकिस्तान में दोनों की वार्ता हो सकती है, यानी दोनों देशों के बीच इंपॉर्टेंट पीस टॉक को लेकर रास्ता बन रहा है। दोनों के बीच पहले दौर की वार्ता बेनतीजा रही, कोई क्लू, कोई इसका रिजल्ट नहीं निकला। नए एंगल से अमेरिका ईरान में वार्ता संभव है और इसके साथ साथ वार्ता के लिए यूएस ने पाकिस्तान से बाकायदे गुहार लगाई है, बाकायदे कहा है पाकिस्तान इसमें क्योंकि मीडिएशंस कर रहा है तो पाकिस्तान इसमें कोई हल निकाले। वार्ता के लिए मुनीर को काम पर लगाया गया है, बाकायदे मुनीर इस पक्ष में रखे गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बाकायदे तेहरान भी भेजा था, वहां पर बातचीत करिए, कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट, बीच का रास्ता बना करके आगे बढ़ा जाए। असल में ये रणनीति बिल्कुल भी नहीं, मजबूरी की चाल जरूर लगती है। जंग शुरू करना आसान था, लेकिन उसे खत्म करना अब अमेरिका के लिए मुश्किल बन गया है और इसी मुश्किल से निकलने के लिए पर्दे के पीछे बैक चैनल्स पर बड़ा खेल हो रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को आगे कर दिया है, यानी सीधी बात, जो सुपर पावर खुद बातचीत की मेज पर आने से हिचक रहा था, अब वही बैकडोर डिप्लोमेसी का सहारा ले रहा है। अमेरिका और उनके राष्ट्रपति को भले डर हो, और हो भी क्यों ना, क्योंकि अब ट्रंप पर संकट आन पड़ी है। अगर वार्ता अमेरिका और ईरान के बीच नहीं हुई तो ट्रंप अगले कुछ दिनों में फंस सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी संविधान के मुताबिक जंग के 60 दिन होने के बाद ट्रंप संसद से मंजूरी लेना होगा। और हालात ये कह रहे हैं कि अगर ट्रंप संसद में गए तो अपनी फजीहत करा लेंगे। ट्रंप के सामने बड़ी यहाँ पर जो प्रश्न है, आगे कुआं पीछे खाई जैसा नजर आ रहा है। डिटेल्स आपके सामने जल्दी से रखते हैं कि जंग के लिए ट्रंप के पास क्यों हम कह रहे हैं कि 6 दिन ही शेष बचे, और यही वजह है कि अभी वो बातचीत के रास्ते अब इस मसले को सुलझाना चाहते हैं। जंग के लिए ट्रंप के पास 6 दिन का समय बचा है, सिर्फ 6 डेज। अब 6 दिन से पहले यूएस को युद्ध खत्म करना होगा, नहीं तो बड़ी जवाबदेही होगी और वहां से डी एस्केलेट करना होगा मूवमेंट को। 1 मई से पहले युद्ध के लिए संसद की मंजूरी जरूरी है। संसद इस पक्ष में हामी भरे 1 मई से पहले, अगर नहीं भरते तो ये स्थिति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट रख सकती है। 28 फरवरी को ईरान के साथ युद्ध शुरू हुई थी और उसके बाद ये तस्वीर बनती हुई नजर आई, जिसमें अब 6 दिन शेष बचे हैं। जंग के लिए ट्रंप के पास अब इन दिनों के अंदर ही जो है सारी कवायद की जानी है जिसमें युद्ध रुक जाए। 100 सदस्यों वाली सीनेट में ट्रंप के जो सांसदों की संख्या है वो भी आपके सामने है। 53 जो इस वक्त तस्वीर सामने आ रही है, 100 सदस्यों में से सिर्फ 53 सांसद जो है इस वक्त सेनेट में ट्रंप के अपने मौजूद है। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के 47 सांसद। साथ ही आपको बता दें 6 दिन इसलिए शेष बता रहे क्योंकि ट्रंप की पार्टी के 10 सांसद युद्ध के खिलाफ है। वो खुद इस पक्ष में है कि युद्ध नहीं होनी चाहिए और ये युद्ध जबरदस्ती थोपी हुई अमेरिका के ऊपर जंग है। ट्रंप युद्ध को संसद में लेकर नहीं जाना चाहते। अगर संसद में गए तो कहीं ना कहीं इसका बैकडोर पर इफेक्ट
डोनाल्ड ट्रंप को झेलना पड़ेगा। 1 मई से पहले जंग खत्म करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। साथ ही आपको बता दें, जंग के लिए 6 दिन शेष और पास में 6 दिन का वक्त इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब वार्ताओं में और दोनों बयानबाजियों में बहुत मतभेद सामने आ रहे हैं। वार्ता की मेज तैयार है, अब आर पार का मूड। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान पहुंच गए हैं। साथ ही आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता की तैयारी है। वार्ता जिसमें जेडी वेंस भी वार्ता के लिए अमेरिका से आ रहे हैं। आपको बता दें, वार्ता की मेज तैयार है क्योंकि स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर वार्ता में शामिल होंगे। इस दफा जेडी वेंस के जाने को लेकर बड़ा प्रश्न है, लेकिन स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जा रहे हैं। इस्लामाबाद में ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही आपको बता दें, इस पूरी कड़ी में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अब एक और डिटेल आपके सामने जल्दी से रख देते हैं कि यहाँ पर जो वार्ता को लेकर जानकारी मिल रही है और वार्ता की मेज तैयार होने के साथ साथ अब ये मुकाबला आर पार वाला कैसा नजर आ रहा है। जल्दी से वो डिटेल्स भी रख देते हैं आपके सामने कि वार्ता की मेज तैयार होने के साथ साथ तस्वीर ज्यादा किस तरीके से दिलचस्प हो रही है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन हमारे साथ खास मेहमान जो है वो कनेक्ट है, उनका तारुफ करवा दूं आपसे। हमारे साथ इस वक्त कर्नल हिमांशु सिंह कनेक्ट है, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान सर कनेक्ट है, डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर कनेक्ट है और साथ ही साथ कुछ ही पलों में हमारे साथ स्वतंत्र कुमार जी भी कनेक्ट होंगे, उनका भी रुख करेंगे। हिमांशु जी, पहला सवाल आपसे। ट्रंप अभी तक तो इनकार कर रहे थे कि बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन वो 60 डेज वाला फॉर्मूला जैसे ही इन एक्शन आता है, इन पिक्चर आता है, उनको खलबली हो जाती है। और 6 दिन अब बचे हुए हैं, 6 दिन के भीतर या तो युद्ध खत्म करें, नहीं तो मुंह की खाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। और क्या यही वजह है कि अभी वार्ता के लिए एकदम से इमीडिएट कॉल लिया गया? नमस्कार, जय हिंद जी। बिल्कुल, देखिए, अमेरिका का जो संविधान है वो प्रोहिबिट करता है राष्ट्रपति को अकेले अपने आप युद्ध में कोई भी डिसीजन लेने के लिए। वो अपने आप में युद्ध नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए उनको कांग्रेस की परमिशन लेने की बहुत जरूरत है। और यही हुआ था कि इन्होंने जब 2 मार्च को परमिशन ली है तो 60 दिन की इनको मियाद दी गई थी। अब वो 60 दिन की मियाद 2 मई को खत्म हो जाएगी और अभी तक युद्ध ऐसी किसी स्थिति में नहीं पहुंचा है जिसको हम निर्णायक कह सकें। तो अगर वो मियाद खत्म होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ डिसीजन ले पाते हैं तो बहुत अच्छा। देखिए, युद्ध में खर्चा होता है, वो खर्चा अगर कांग्रेस नहीं देगी तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉकेट से देंगे? सो देयर आर सीरियस क्वेश्चंस व्हिच डोनाल्ड ट्रंप नीड टू आस्क। और जहां तक अरागची साहब का सवाल है, वो जब इस्लामाबाद के लिए निकले हैं तो चीजें बहुत क्लियर हैं। जब तक जेडी वेंस नहीं आएंगे तब तक बातचीत नहीं करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि दे विल, ईरान इज रेडी टू टॉक। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जिस लेवल के अधिकारी अमेरिका की तरफ से आएंगे उनसे बातचीत की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ईरान बहुत क्लियर है कि जब तक हॉर्मुज का ये ब्लॉकेड नहीं हटेगा वो बातचीत नहीं करेंगे। तो अगर वो वहां पे गए हैं इस्लामाबाद में तो वो डेफिनेटली ये बताने के लिए गए हैं कि हम बहुत क्लियर हैं। जहां तक कि डिप्लोमेसी का सवाल है, डिप्लोमेसी के लिए हम तैयार हैं, लेकिन डिप्लोमेसी से पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि बातचीत किन मुद्दों पे होगी। क्योंकि अभी तक क्या मुद्दा ईरान का है वो मुद्दा अमेरिका मानने को तैयार नहीं है और अमेरिका के मुद्दे ईरान मानने को तैयार नहीं है। तो वो बहुत क्लियर कि किन मुद्दों पे बात होगी। अब बात कहाँ होनी है, किसके साथ होनी है, क्योंकि ओमान भी इसमें शायद अभी एंगेज किया जाएगा, वो चाइना भी जा रहे हैं। अच्छा, जहां तक रशिया का सवाल है तो रशिया पूरा फुल सपोर्ट इनको करेगा कि अगर यूएनएससी में कुछ भी आता है तो उसको वीटो किया जाए। ओमान पे ईरान को भरोसा है और ओमान कोशिश करेगा कि मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है उनको बता दिया जाए कि अब जो जंग होगी वो बहुत ज्यादा भयानक होगी और सबसे ज्यादा नुकसान इनका होगा, क्योंकि अमेरिका तो दूर बैठा हुआ है। इस समय अमेरिका ने भी एक एयर ब्रिज इजराइल में तैयार किया है ताकि अगर युद्ध होता है तो उसकी संभावना को देखते हुए बहुत सारे हथियार जो पहुंचाने की जरूरत है उनमें कोई बाधा ना पड़े। अब इस युद्ध में अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हो रहा है तो वो चाइना है। तो चाइना को भी पूरी तरीके से ईरान और अमेरिका दोनों अपनी लूप में रखेंगे। तो अगले जो 6 दिन है ये बहुत निर्णायक हैं। और एक और बात जो पेंटागन की तरफ से आई है वो ये कहती है कि 6 महीने, अगर मान लीजिए युद्ध रुक भी जाता है तो 6 महीने लगेंगे हॉर्मुज में जो माइंस बिछाई गई है आईआरजीसी की तरफ से उनको क्लियर करने में। इस समय एक और जो चीज सुनने में आ रही है वो ये है कि जो आईआरजीसी के कमांडर हैं उनको शायद अमेरिका अगले जो भी इनका अटेम्प्ट होगा उनको असैसिनेट करने की कोशिश करे, क्योंकि सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई इस समय उनको दिख रहा है तो वो आईआरजीसी के कमांडर दिख रहे हैं। तो देखते हैं अभी ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि चीजें बहुत ही फ्लूइड हैं जी। साथ ही हमारे साथ भूषण दीवान सर भी कनेक्ट है। भूषण दीवान सर, ये इंतकाम की घड़ी ईरान के लिए अभी खड़ी तो हो गई है, लेकिन अभी इसका हल क्या है
और ईरान को क्या ये बात समझ आ रही होगी कि सिर्फ और सिर्फ दिस इज द नीड ऑफ द आवर फॉर अमेरिका, इसलिए इस पक्ष में कि वार्ता हो जाए? आप ठीक कह रही हैं, पर जरूरी नहीं कि ईरान इसी बात पे वार्ता के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अगर अमेरिका की मजबूरी है तो वो तो ईरान की मजबूरी नहीं ना। और सेकेंडली मैं आपको बता दूं, ये जो AUMF है, ऑथराइजेशन फॉर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, जो सीनेट अप्रूव करती है, कांग्रेस अप्रूव करती है, पुराने अगर पास्ट में आप देखें तो 10-12 ऐसे केसेस हैं। एक्चुअली 60 डेज होता है, 60 डेज का अप्रूवल लिया है इन्होंने, और 90 डेज तक ले सकते हैं, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं फर्दर। और उसके बाद भी 60 डेज डेडलाइन के बाद जो है, अगर 90 डेज पकड़ते हैं तो लेट मई तक चलेगा, ये अलाउड हो, प्रॉब्लम नहीं होगा। और सेकेंडली, रीगन, निक्सन, क्लिंटन, सब ने कहीं ना, ओबामा, कहीं ना कहीं रूल्स लेके इनको कि ये हॉस्टिलिटी एक्सटेंड की हैं, या हम अकेले नहीं तो दूसरी कंट्री थी, और कई बातें करके वो लड़ते रहे हैं। ये बहुत प्रेसिडेंस हैं पास्ट में, और वो फ्लाउटिंग नहीं करते, राउंड अबाउट करते हैं कि ये तो अभी कह देंगे हम तो लड़ाई नहीं कर रहे थे, हम तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना कह रहे थे, जो भी उनकी लीगल टीम बताएगी ट्रम्प की। तो वो मेरा ख्याल है दैट विल नॉट बी ए शो स्टॉपर, उससे वो उनके हाथ ट्रम्प के बंधे नहीं हुए। और खासकर ट्रम्प जैसे प्रेसिडेंट तो जो थर्ड टर्म के लिए भी तैयारी कर रहे हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन में थर्ड टर्म का है ही नहीं। और सेकेंडली, अगर ईरान समझता है कि अमेरिका फंसा हुआ है, तो ईरान तो चाहेगा अमेरिका फंसा रहे, और मिलिट्री AUMF का फ्लाउटिंग का उनके ऊपर बंदिश आती है, उसी के लिए रोक देते हैं वॉर। तो ईरान तो कहता है अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन है, हम तो जीते हैं, बंद हो गया तो बंद हो गया, हम क्या करें। पर सवाल ये है कि ये, इसलिए मैं नहीं समझता हूँ ये रुकेगा, अभी कुछ ना कुछ कंक्लूजन लेके जाएगा, एंड में तक तो जाएगा ही जाएगा, उसके आगे भी जाएगा। और बात ये है कि माइंस बिछी हुई हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो एज गुड एज नॉट अवेलेबल है ना, कौन शिप जाएगा। वो जो खड़क आइलैंड के, लारक आइलैंड के ऊपर जो रूट है, ऑल्टरनेट रूट ईरान ने बोला है, उससे छोटे जहाज जा सकते हैं, ऐसा रहेगा तो दुनिया के लिए पीड़ा जल्दी खत्म होगी भी नहीं। और मैं नहीं समझता हूँ रूस चाहेगा कि ये वॉर जल्दी बंद हो जाए, और चाइना भी नहीं चाहेगा ये वॉर जल्दी बंद हो जाए। चाइना का जो तेल का है भंडार काफ़ी है, इंडिया के पास 2 महीने का था, चाइना के पास तो 4-5 महीने का है, और ना भी हो तो उनको रूस दे देगा। चाइना तो चाहेगा यहाँ अमेरिका फंसा रहे, ताकि हमारे पास साउथ चाइना सी में फ्रीडम रहे ऑपरेट करने की। तो मैं नहीं देख रहा हूँ कि AUMF जो क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बावजूद ये युद्ध जल्दी थमने की चांस है। और पर आज देखिए क्या होता है, जो बातचीत होती है क्या निकलता है पता लगेगा। बात तो सारी वहीं पे आके रुकेगी, न्यूक्लियर का अगर कुछ होता है तभी हॉर्मुज भी खुलेगी। पर न्यूक्लियर का तो मैक्सिमम पोजीशन लेके रखी अमेरिका ने, ट्रंप ने। और ये ईरान तो कहता सवाल ही नहीं, हमारी ये सोवरेनिटी है। और ईरान ने, जब इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हमें आप क्या कहने वाले हैं, तो देखिए क्या होता है। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही, दीवान सर वो बता देते दर्शकों को। हॉर्मुज पर ईरान के वर्चस्व का बड़ा दावा इस बीच सामने आया। ईरानी मीडिया तेहरान टाइम्स ने वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में दिखाए जब्त किए गए कंटेनर जहाज। ईरान ने समुद्री ताकत का प्रदर्शन भी किया है। हॉर्मुज पर ईरान के वर्चस्व का यहाँ बड़ा दावा किया गया। ईरानी मीडिया तेहरान टाइम्स ने वीडियो बाकायदे पोस्ट किया है। वीडियो में दिखाए गए जब्त किए गए कंटेनर जहाज और ईरान ने समुद्री ताकत का बड़ा प्रदर्शन भी यहाँ पर किया है। जल्दी से तस्वीरें सामने रख देते हैं यहाँ पर, किस तरीके से यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है, तस्वीरें इस वक्त जो आ रही है सामने, और किस तरीके का ताकत का दमखम यहाँ पर नजर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ईरानी मीडिया टाइम्स जो है, तेहरान टाइम्स की तरफ से ये जारी की गई तस्वीरें हैं, जिसमें स्पष्ट रूप में देखने को मिल रहा है कि ईरान समुद्री ताकत का प्रदर्शन जो है वो इस वक्त किस तरीके से कर रहा है। ईरान इस पर्सपेक्टिव पर काम कर रहा है कि बेशक अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया हो, नाकेबंदी की हो, लेकिन ईरान अभी भी पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल रखता है, और अपनी ताकत का वहां पर एक जो नमूना है वो इसके जरिए दिखाते हुए इस वीडियो के जरिए नजर आया है। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जो है वो कनेक्ट है। राम श्रीवास्तव सर, हम जाने और समझे तो दो ऐसी तस्वीर सामने आती है। पहली ईरान द्वारा जो रखी जा रही है, दूसरी अमेरिका द्वारा जो रखी जा रही है। ईरान वो कह रहा है कि हमारा कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वैसा ही है, उसी स्टेबिलिटी के साथ है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हमारा ब्लॉकेड इतना ज़्यादा कारगर है कि ईरान की कमर टूट गई है।
अब ये दोनों ही पिक्चर्स और अभी इस बीच ये वीडियो सामने आना, ये दावा करना कि ईरान अभी भी वो दम रखता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल रखता है। देखिए, ईरान का ये वर्चस्व जो स्टेट ऑफ हार्मोन्स पर है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्राउंड फोर्सेज वहाँ अमेरिका की मौजूद नहीं है। और रहा सवाल ये कि किसी जहाज पर कब्जा करना, ये सोमालिया के जो समुद्री डाकू थे वो क्या करते थे, 5-6 नाव आती थी, फायर करते थे और सीढ़ी लगाकर जहाजों पर चढ़ जाते थे, कब्जे में लेकर उसको अपने माँ के लिए ले जाते थे, फिरौती देकर छोड़ते थे। तो जहाजों पर कब्जा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और विशेष करके किसी ऐसे देश के लिए जिसके पास हेलीकॉप्टर्स हो और कमांडोज हो, वो तो सीधे उस पर उतार लेते हैं। क्योंकि जितने भी ये जहाज रानी के जहाज हैं, जो चाहे वो कंटेनर हो या ऑयल टैंकर हो, उनमें कोई हथियारबंद फौज नहीं रहती है जो उनका मुकाबला कर सके, वो कर भी नहीं सकते। अगर तेल से भरा हुआ जहाज है और किसी तरह से उसमें आग लग गई तो पूरा जहाज नष्ट हो जाएगा। यही एक कारण है कि जहाज रानी में काम करने वाले सभी लोग अपना बचाव सबसे पहले देखते हैं। अब यहाँ पर ये बात अपनी जगह सही है कि ईरान ने जो रास्ता बताया है उसके समुद्री इलाके में से होकर निकलने के लिए, उसके लिए वो टोल टैक्स वसूल कर रहे हैं। और संभवतः ये समझौता अगर होगा, जैसा कि मेरा अनुमान है, क्योंकि समझौते में मुझे सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि अमेरिका की तरफ से कौन आ रहा है, एक ही सरकारी अधिकारी है, दूसरे जो बेंच आने वाले हैं अभी आए तो नहीं है, लेकिन वो निर्णय ले सकते हैं, खुद नहीं ले सकते। ट्रम्प के द्वारा उनको टेलीफोनिक टॉक से, वीडियो टॉक से वो कन्विंस करके शायद कुछ समझौता कर लें। लेकिन समझौता अगर होगा तो ईरान की पहली शर्त तो ये अपने आप में बहुत वजनदार है कि आप ब्लॉकेड हटाइए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि 217 अरब डॉलर का हर्जाना दीजिएगा। मेरे ख्याल से दूसरा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अमेरिका अरब के देशों से इस तरह का हर्जाना उनको दिलाने की कोशिश करेगा, और ये अंडर द हैंड या टेबल के नीचे ये मुलाकात हो जाएगी। और ईरान को भी समय फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है, और अमेरिका तो इस तरह से अगर उसको घर आइलैंड पर कब्जा मिल जाता है तो ये साझेदारी कर सकता है ईरान से, तुम भी टैक्स वसूल करो और हम भी करेंगे, 50-50 कर लेंगे। ये समझौता फाइनली हो सकता है, लेकिन ये अमेरिका की इज्जत का सवाल है। वो खरग आइलैंड से अपना कब्जा किसी न किसी तरीके से बनाना चाहता है, पर ये निश्चित है कि वहाँ ग्राउंड फोर्सेज को नहीं उतार सकता। और ईरान की भी मजबूरी है, अगर ये इस तरह का ब्लॉकेड 2-3 महीने चल गया तो लोग वहाँ भूखे मर जाएंगे, दवाइयों की जगह नहीं रहेगी। अब एक ही उनके लिए रास्ता खुला हुआ है, वो है कैस्पियन सी, जिसके के द्वारा रूस उनको मदद पहुंचा रहा है। लेकिन रूस कितने दिन मदद पहुंचाएगा, कब तक मदद पहुंचाएगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए समझौता होगा, निश्चित रूप से होगा, लेकिन समय लग सकता है। या तो ये 30 अप्रैल के पहले हो जाएगा, या फिर उनको कांग्रेस में जाकर फिर से अनुमति लेना पड़ेगी, 30 दिन का एक्सटेंशन और दे दें। लेकिन फिलहाल जो है पूरी दुनिया इस पर सफर कर रही है। अभी पेंटागन से एक ईमेल लीक हुआ था, अब पता नहीं वो लीक जानबूझ के किया गया था या अपने आप हो गया था, जिसमें ये कहा गया है कि वहाँ डिसाइड किया जा रहा है कि स्पेन को नाटो से अलग कर दिया जाए, जो कि संभव नहीं है। लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है वो वहां से गए कहाँ, बीजिंग गए, वहाँ। ठीक है राम सर, एक बड़ी खबर उसके बाद माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, बड़ी खबर उसके बाद वापस आपके पास लौट रही हूँ। ईरान की अमेरिका को कड़ी चेतावनी इस बीच सामने आई है। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, हमारी मिसाइल क्षमता का बड़ा हिस्सा अभी इस्तेमाल भी नहीं हुआ है। सीज फायर से ठीक पहले तक आसमान पर हमारा पूरा कंट्रोल था। 30 मिलियन लोगों का अभियान से जुड़ना अभूतपूर्व जन समर्थन है। दुश्मन देश में अस्थिरता फैलाना चाहता है, लेकिन देश पूरी तरह से सुरक्षित और एकजुट है। पीछे एक और बड़ी खबर इस बीच और सामने आ गई। तेहरान से ट्रंप के विरोध में लोगों का प्रदर्शन सामने आया है। लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं। ईरान के समर्थन में सड़क पर लोग उतरते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही है, ईरान के समर्थन में सड़क पर अब जो लोग हैं उग्र
आंदोलन करने के लिए तैयार है, प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ ये तस्वीरें सामने आई है। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हाथों में आपको इनके झंडे नजर आ रहे होंगे, बाकायदे नारेबाजी कर रहे हैं, बाकायदे वो तस्वीर दिखा रहे हैं, वो आक्रोश, वो गुस्सा दिखा रहे हैं जिसके जरिए अमेरिका के तमाम जो मूवमेंट्स है, जितनी अमेरिका की तरफ से कार्रवाइयां की गई है, उसे गलत ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये प्रोटेस्ट जिसकी तस्वीर सामने आ रही है, ये स्पष्ट रूप में दिखाता है कि तेहरान में इस वक्त जो कहा जाए अमेरिका ने जो किया उसको लेकर भारी विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। हिमांशु जी, अभी हम देख रहे हैं एक तरफ सड़कों पर लोग उतर आए हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और युद्ध की, जंग की इस घड़ी में जहां हर अगला कदम क्या होगा, हर पल ये सवाल उठ रहा है कि नेक्स्ट क्या विध्वंस आएगा या शांति आएगी। इस कगार पर जब हम पहुंच चुके हैं, इस दौरान ये प्रदर्शन की तस्वीर आना कितना इंपॉर्टेंट? ऋतु जी, ये जो एक आप देख रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है, क्योंकि ईरान भी ये दुनिया को दिखाना चाहता है कि हम एकजुट हैं। देखिए, इंटरनल फ्रिक्शन जब बाहर दिखाई देता है तो दुश्मन के लिए ये बहुत एक अच्छी बात होती है, लेकिन जब इस तरीके से जनता, उनकी औरतें, उनके बच्चे, और जो एक मीम मैंने देखा था जिसमें कह रहे हैं कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम आप पे ब्लू ड्रोन्स मारें या पिंक ड्रोन्स मारें, क्योंकि हमारी लड़कियां पिंक ड्रोन्स मारना चाह रही हैं। तो वो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है जिसमें कि वो आपके मनोविज्ञान को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। नो डाउट, देखिए, जब कंट्री पे संकट आता है तो सब लोग एकजुट होते हैं और ये अच्छी बात है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं, तब उन्होंने कहा था कि जितने भी पावर प्लांट्स हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन हैं, तब हमने देखा था कि उनके संगीतकार और उनके जो लोग हैं आके वहां पर ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए थे। तो ये सारा उसी का हिस्सा है। पहली बात तो ये दिखा रहे हैं कि पूरा देश एकजुट है। वो अमेरिका के बरखिलाफ है कि उसने जिस तरीके से अनैतिक हमले किए हैं, बच्चों को मारा है, और जिस तरह से इसमें उन लोगों की जान गई है जिनका वॉर से कोई लेना देना नहीं था। दूसरी बात ये दिखाने की कोशिश है कि नो मैटर व्हाट, हम सरेंडर नहीं करेंगे। जो अमेरिका चाह रहा है कि हम बातचीत के टेबल पे आ जाएं, क्योंकि अब इस माध्यम से क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि जनता चाहती है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएं, जनता चाहती है कि हम बातचीत के टेबल पे ना आए। तो जो उनकी टॉप लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम जो डिसीजंस ले रहे हैं वो ग्रेटर गुड में है और उसमें हमारा कोई भी राजनीतिक कि कोई हमारी इसमें छल कपट नहीं है, बल्कि हम अपनी जनता को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, जब इस तरह की चीजें इंटरनेट पे आती हैं, जो अमेरिका को हम देख रहे हैं, अमेरिका की तरफ से बहुत ही ब्यूटीफुली इस चीज को प्ले नहीं किया जा रहा है, लेकिन ईरान जितनी ब्यूटीफुली इंटरनेट को प्ले कर रहा है, इंफॉर्मेशन के लिए मीडिया को यूज कर रहा है, और जिस तरह के मीम्स बना रहा है, जिस तरह के वीडियोस एआई जनरेटेड वहां से आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सहानुभूति जनरेट कर रहे हैं ईरान के लिए। तो ये उसी मुझे वॉरफेयर का हिस्सा लग रहा है ऋतु जी, कि अपनी जो सहानुभूति है लोगों की, उसको हमारे हक में कर लिया जाए, ताकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी नीतियों को लेके और वो जिस तरह की उनकी बातचीत है, हाव भाव है, उनकी वर्बल एंड नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज है, उसको लेके लोग हमेशा क्वेश्चन करें और ये कहें कि ईरान जो कर रहा था वो सही कर रहा था। जी दीवान सर, एक सवाल आपसे मेरा कि एक बहुत जो चर्चा अभी जोर शोर से हो रही है कि कहीं सद्दाम वाला हाल ना हो जाए। अब मोशतबा की हालत क्या है, वो कहाँ मौजूद है, या मॉस्को में है, ठीक भी है या नहीं है, किस सिचुएशन में, क्योंकि ये भी कहा गया कि वो कोमा में है। अब क्या वही वाला हाल मोशतबा का होने वाला है या ये ट्रैप में फंसाने का प्रयास है? वो कैसे सद्दाम वाली बात कैसे कह रही हैं ऋतु जी? क्यों कह रही हैं? सद्दाम वाली बात इस तरीके से क्योंकि सद्दाम को जिस तरीके से अमेरिका ने हाईजैक किया, एक दफा एक साथ जाकर के पकड़ा, अब क्या वैसे ही मोशतबा को लेकर कोई इनपुट मिल गया है, कोई ऐसी जानकारी हाथ लग गई है क्या? ऐसा मुझे कोई इंडिकेशन नजर नहीं आ रही है। मैं ही समझता हूँ ऐसा होना चाहिए। बाकी मैं थोड़ा सा, मुझे मौका दें, जो वॉर के स्टॉप होने के लिए जो कंपल्शन है अमेरिका की तरफ से क्या है और ईरान की तरफ से क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ईरान का जो ऑयल प्रोडक्शन है पर डे जो है वो 1 मिलियन बैरल्स पर डे है, जो, और स्टोरेज टैंक कैपेसिटी जो उनकी है वो 40-50 मिलियन बैरल्स है, और वो फिल हो रहा है, फटाफट फिल होता जा रहा है, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे ना वो। तो रिमेनिंग स्टोरेज जो उनका है वो 10-15 दिन का है। अगर ये स्टोरेज कैपेसिटी जो इनकी फुलफिल हो जाती है, टैंक और है ही नहीं, तो धीरे धीरे क्या होगा, कुएं का ऐसा होता है, कुएं से अगर आप निकालेंगे नहीं आप,
तो धीरे धीरे कुआं जो है वो बंद हो जाता अपना आप, डैमेज हो जाता उसमें। और डैमेज ऐसा होता है कई बारी तो प्रेशर बिल्ड होता है सिस्टम में, पानी और गैस भी आ जाता है, इक्विपमेंट भी डैमेज हो जाता है। और कई बारी तो ऐसा डैमेज होता है परमानेंट होता है, उसको रिकवर भी नहीं कर सकते कई सालों तक। तो एक ये प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ईरान का जो है, और उसमें अभी 130-140 मिलियन डॉलर्स पर डे उनको लॉस हो रहा है, ये हाल है उनका अभी 150-160 तक पर डे लॉस डॉलर्स पर डे हो रहा है। सेकेंड, अमेरिका की तरफ से जो है, जितना अमेरिका इसको प्रोलॉन्ग करेगा तो आप देखिए चीन के लिए अच्छा है। साउथ चाइना सी और ताइवान से कई आप देखा है जंगी जहाज अमेरिका ने उठवाए यहाँ पे भेजे हैं, तो चीन के लिए अच्छा है। तो इसमें क्या होगा, अमेरिका भी इसको प्रोलॉन्ग करना नहीं चाहेगा। तो मेरा ख्याल है आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है कि इसको जल्दी से किसी इंसान किसी पहुंच किसी मोड़ पे लाया जाए और इसको खत्म किया जाए। और ये दोनों चाहेंगे। पहले तो ईरान ने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया है कि हमारे पास साथ में सब कुछ है, हमारे पास इनिशिएटिव है, हमने अमेरिका जैसी ताकत को जो है घुटने पे ला दिया है, हम तो घुटने पे आए नहीं है। नुकसान तो चीन का ईरान का बहुत हुआ है। तो इस हिसाब से लगता है कुछ ना कुछ आज नहीं तो 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में काम हो जाए। नहीं तो 3 महीने के बाद तो ईरान की जो ऑयल से बड़ी बुरी तरह डैमेज हो जाएंगे। ये भारी डैमेज होता है, इसको रिकवर करना आसान नहीं है। और वैसे जून जुलाई अगस्त जो होता है ये वो महीना है जब जो टाइड कंडीशन अगर आप देखें, वाटर कंडीशन, विंड कंडीशन आप देखें, जो ताइवान स्ट्रेट है जो चीन और ताइवान के बीच में है, वो 3 महीने अच्छे होते हैं जब अटैक किया जा सकता है अगर चाइना आगे बढ़ना चाहता है। तो इन हिसाब से शायद कुछ दोनों पार्टी प्रेशर में होने से शायद काम सुलझ जाए। साथ ही एक बड़ी खबर भी सामने आ गई, शांति वार्ता पर यूएस युद्ध को लेकर के यहाँ पर बयान सामने आया है। ईरान के पास समझौते का मौका पीट हेग्सेट की तरफ से, हॉर्मुज़ में हमारी नाकाबंदी जारी है, पीट हेग्सेट की तरफ से कहा गया है। और शांति को लेकर के यहाँ जो रुख है शांति वार्ता पर, यूएस के मंत्री का ये बयान सामने आया है। शांति वार्ता पर यूएस की तरफ से कॉल, ईरान के पास समझौते का मौका है। सुनवाते क्या कुछ कहा है। President Trump said it again yesterday. We have all the time in the world, and we're not anxious for a deal. And I hear him say it every day in private as well. This should not be America's fight alone. We barely use the Strait of Hormuz as a country. Our energy doesn't flow through there, and we have plenty of energy. Just look at the new global Congo line. अब हिमांशी जी, यहाँ पर पीट हेग्सेट कह रहे हैं कि ईरान के पास समझौते का मौका है, इस दफा कर लीजिए वरना आगे बात कहीं हाथ से ना निकल जाए। ऋतु जी, जब आप निगोशिएट कर रहे होते हैं तो आपने अपनी स्थिति को बहुत मजबूत दिखाना होता है। देखिए, जो पीट हेग्सेट कह रहे थे कि आर एनर्जी डज नॉट फ्लो फ्रॉम देयर, तो मतलब ये नहीं है कि अगर आपको वहां से तेल नहीं चाहिए तो बाकी चीजों की जरूरत नहीं है। देखिए, युद्ध में बहुत सारे आयाम होते हैं और इट इज जो अभी हम देख रहे हैं तो ज्यादातर लोग सिर्फ ऑयल की बात करें, लेकिन ऑयल से ज्यादा देखिए ये सप्लाई चेन की जो लाइंस होती हैं उनसे बहुत सारी चीजें हैं जो पास होती है। देखिए, दवाइयां हैं, आपका फर्टिलाइजर्स हैं, आपका अन्न है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट एनर्जी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ले लें या बाब अल मंदेब ले लें या हम कोई भी अगर सी रूट ले लें, ये सस्ता पड़ता है और यहाँ से हर एक चीज जो एक देश से दूसरे देश में आती है जाती है वो है। अमेरिका चाहता है ईरान किसी भी तरीके से बातचीत के टेबल पे आए और ईरान अपनी जो पावर है उसको दिखा के बातचीत के टेबल पे नहीं आना चाह रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ईरान को जरूरत नहीं है, जैसा कि भूषण सर ने भी एक्सप्लेन किया है, ऐसा नहीं है कि उनको जरूरत नहीं है। लेकिन जब जिसके हाथ में जो पावर होती है ना, तो वो हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और वाली स्थिति यहाँ पे दोनों तरफ से चल रही है कि ईरान ने भी देखिए अमेरिका की नाक में दम किया हुआ है, वो चींटी बन गया जो हाथी की नाक में चली जाती है और उसके बाद हाथी परेशान हो रहा होता है। और ऐसा नहीं है कि चींटी परेशान नहीं है। सो दोनों तरफ जरूरत तो है इनको बातचीत की, लेकिन दोनों अपनी स्थिति को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ईरान एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, दैट इज न्यूक्लियर एनरिचमेंट, और वो उसके लिए नॉन निगोशिएबल है। अमेरिका के लिए वही चीज है जो अमेरिका चाहता है कि ईरान छोड़ दे। तो इसलिए ये दोनों तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से टेबल पे आया जाए। और इसीलिए देखिए, अरागची साहब का भी जो इस्लामाबाद जाना है, ओमान जाना है, तेहरान से निकले हैं तो वो रशिया भी जाएंगे, चाइना भी जाएंगे।
तो कोशिश दोनों तरफ से है, बिकॉज युद्ध देखिए किसी भी देश के लिए कोई बहुत बून लेके नहीं आता है, नुकसान तबाही दोनों तरफ हो रही है। अमेरिका की जमीन पे नहीं हो रही है, लेकिन अमेरिका के सैनिकों का नुकसान हो रहा है। 1 लाख मरीन्स जो है इस समय मिडिल ईस्ट में पोस्टेड है। अब देखिए आपने उनको अलाउंसेस भी देने होंगे, वॉर की कॉम्पनसेशन भी देने होंगे, तो इकोनॉमिकली तो आप बहुत ज्यादा नुकसान पा ही रहे हैं। सो इसलिए इस समय कोशिश दोनों की तरफ से यह है कि जितना दबाव एक दूसरे पे बनाया जा सके उतनी अच्छी डील हमको मिल पाएगी, एंड दिस इज प्योरली पार्ट ऑफ नेगोशिएशन, नथिंग एल्स। जी ऋतु जी। एग्जैक्टली और यही जो कहा जा रहा है, जिसमें पीट हेग्सेथ इस पक्ष में है कि अभी तो अमेरिका के दोनों ही हाथों में अभी सक्सेस ही सक्सेस है। आप देख लीजिए ईरान को करना क्या है, ईरान की हुकूमत वहाँ के रजीम को आगे क्या बात लेके जानी है, वहाँ विध्वंस लाना है या वहाँ पे शांति लानी है। अब भूषण दीवान सर, पिछली दफ़ा जब आप बात कर रहे थे आपने एक बात बहुत पुरजोर तरीके से रखी थी कि ये भी एक नैरेटिव ही होगा, एक तरह से दोनों ही देश अपने अपने आप को पुख्ता तौर पर मजबूत ही बताएंगे। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप तो 2 कदम आगे चले जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी तो जंग ही सक्सेसफुल हो गई, हम तो जीत गए हैं। अगर जीत गए हैं तो अभी किस बात की वार्ता और किस बात का अभी चर्चा, किस बात को लेकर अभी पीट हेग्सेथ पॉइंट कर रहे हैं? जीत गए हैं पर यहाँ नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं ईरान के साथ, टेबल टेनिस खेल रहे हैं। पर मैं आपको बताऊं, जब अमेरिका कहता है कि हम जीत गए हैं, ईरान टेबल पे आ जाओ, इन सब बातों से, पास रिकॉर्ड से लगता है कि एक्चुअली अमेरिका का पलड़ा कमजोर है, तभी वो इतनी बातें बड़ी बड़ी बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं। जैसे मैंने कल भी आपसे कहा, अगर ट्रम्प कहता है ना, ओ मोदी इज माई ग्रेट फ्रेंड, इसका मतलब गड़बड़ होने वाली है अभी एक्चुअली इंडिया के लिए और मोदी के लिए। अब ये कहते हैं हम तो तैयार हैं, हम कुछ भी कर देंगे ईरान को, इसका मतलब उनका पलड़ा कमजोर है। ये पिछले 3 महीने से साफ जाहिर हो गया है। खैर जो भी है, इनकी बातें, खुदा करे ये जल्दी सेटल हो जाए, क्योंकि दुनिया सारी त्रासदी में रहेगी। माइन क्लियरिंग को भी टाइम जाएगा, ऑयल एनर्जी का तो इन रिसेशन है ही, गल्फ कंट्रीज बिल्कुल तबाह हो रही हैं, उनके पास असला नहीं आ रहा है, फूड ग्रेन्स नहीं आ रही हैं, दुनिया के पास फर्टिलाइजर नहीं आ रहे हैं, हीलियम नहीं आ रही है। यूरोप को इतनी तकलीफ नहीं है, पर अगर ये बात बढ़ती है तो बाबल मंडे बंद हो जाता है तो और तकलीफ हो जाएगी। हूती वहाँ बंद कर दें अगर सुएज का, तो जो यूरोप से मेडिटेरेनियन से होके जो एशिया को पूरा ट्रेड आता है आने का भी जाने का, वो बाधित होगा। तो इसलिए हो जाए, अब दोनों ने अपना पॉइंट बना लिया, किसी ने मुक्का मारा, किसी ने आंख निकाल ली, पर वो न्यूक्लियर वाली बात पे अगर विजडम दिखाते हैं मिस्टर ट्रम्प, तो बात बन सकती, क्योंकि ईरान तो है बहुत मार खा ही चुका है, और क्या मारोगे उससे। इसलिए वो न्यूक्लियर पे कंप्रोमाइज करेगा नहीं। अभी ये विजडम है इनका, अमेरिका का, कि JCPOA टाइप की कोई एग्रीमेंट करके और अल्लाह मचा दे, देखो हमने साइन करा लिया और ये है हमारे फेवर में है, ईरान कहेगा हमारे फेवर में है, अच्छी बात है, दोनों जीत गए मैच में। बॉक्सिंग में होता है वैसे तो, बोथ फॉट वेल, ग्रीन इज अ विनर कहते हैं, बोथ फॉट वेल, बोथ आर विनर्स, और काम दुनिया खत्म हो जाए, ये अच्छा रहेगा। रितु जी, बिल्कुल, एक बड़ी खबर भी इस बीच सामने आ गई है दीवान सर, दक्षिणी लेबनान में जहां कुनेत्रा में हमला भी हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमले का वीडियो जारी किया है और अब हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना को निशाना बनाया है। आप तस्वीरें भी सामने रख देते हैं यहाँ पर, किस तरीके से जो इस वक्त दिखाई दे रही है अटैक को लेकर, क्या कुछ इस वक्त तस्वीरें, ये देखिएगा पूरा इलाका जो बताया जा रहा है कुनैतरा का इस वक्त क्षेत्र है, जहां ये बताया जा रहा है हिजबुल्लाह ने इस ड्रोन तस्वीर को जारी किया है, जिसमें हिजबुल्लाह ने किस तरीके से इजराइल को लेकर, तमाम इलाकों को लेकर जो तस्वीर रखी है, जिस पर हमला किया है, वहां इस इलाके की तस्वीर बाकायदे खुद जारी किया। आप यहाँ पर पॉइंट देख रहे होंगे प्लस का। इसके साथ साथ अभी ये तस्वीर दिखाना, हिजबुल्लाह इस कॉल को रखना कि यहाँ पर इजराइल को भी बख्शा नहीं जा रहा है। अगर इजराइल इस कोशिश में कि हिजबुल्लाह या इन संगठनों पर पूर्णतः अंकुश वो लगा पाएगा और अपने मंसूबों को सक्सेसफुल कर पाएगा, तो ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हिमांशी जी, इस पॉइंट को भी आप रखिएगा। साथ ही राम सर, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि अभी हिजबुल्लाह को काउंटर करने के लिए 3 हफ्तों का तो वक्त मिल गया है कि 3 हफ्ते तो सीज फायर है, अभी 3 हफ्ते में आप वहां की सिचुएशन को ठीक कर लीजिए, लेकिन हिजबुल्लाह बहुत अग्रेसिव मोड में है। हिसाब से डिक्लेयर हो गया है कि वहां पर सीज फायर हो गया, लेकिन वस्तु स्थिति में सीज फायर नहीं हुआ है। ईरान अभी भी
दक्षिण लेबनान में हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह उनको फेस कर रहा है। सीज फायर जो हुआ है लेबनान के सरकार और इसराइल के बीच में हुआ है, हिजबुल्लाह इसमें इन्वॉल्व नहीं था। यही कारण है कि जो सीज फायर है वो नाम मात्र का कहने के लिए है, डिप्लोमेसी के हिसाब से एक्चुअली वहाँ युद्ध अभी भी चल रहा है। अब ये कब चलेगा, कैसा चलेगा, इस बात पर निर्भर करता है ईरान और अमेरिका के बीच में क्या निर्णय होता है। जैसा कि कर्नल साहब ने कहा और कर्नल हिमांशी जी ने भी बताया है, मामला बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। इस बात पर निर्भर करता है कि ट्रम्प साहब का अगला डील क्या होगा। उनको अपनी जिद छोड़ना पड़ेगी, ब्लॉकेड तो उनको हटाना ही पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। और अगर ये युद्ध फैला तो जैसा कि ईरान ने दावा किया है, उसका मिसाइल का स्टॉक अभी खत्म नहीं हुआ है। सीधा हमला अगर उसने किसी भी एक जहाज को डुबोने में कर दिया अमेरिका के, तो ये मानकर चलिए कि ये बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। और इस तरह युद्ध में दोनों तरफ से प्रहार और जो होते हैं उनको आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते। ये नहीं मान सकते कि ईरान की क्षमता खत्म हो गई है, अब ईरान कुछ नहीं कर सकता, उसकी एयरफोर्स खत्म हो गई, नेवी खत्म हो गया, उसके सब जहाज पानी में डूब गए। अगर ऐसा हो गया, आप जीत गए, तो फिर वहां खड़े क्यों है भाई? ब्लॉकेट की क्या जरूरत है? आप जमीन पर तो अपने एक सिपाही को उतार नहीं सकते। 15 सिपाही अभी मरे हैं अमेरिका के और 250 के करीब वहां के घायल हुए हैं। उनके कारण पूरे अमेरिका में इस समय हाया चल रहा है, आपका विरोध चल रहा है। निश्चित रूप से इस समय ट्रम्प की अपनी मजबूरी है, वो जल्दी से जल्दी कोई ना कोई समझौता के आसार देख रहे हैं। और ईरान की अपनी ये कमजोर नस अमेरिका की पकड़ में आ गई है ईरान को कि अमेरिका की इस समय मजबूरी है, इसलिए वो भी अपनी हेकड़ी बता रहा है कि आप तो हिजबुल्लाह का इस एक्शन को लेकर अभी ईरान का भी कोई बहुत सॉफ्ट रवैया थोड़ी है। हिमांशी जी, आप प्लीज़ अपनी बात को रखिएगा। और यहाँ पर अगर ईरान के पर्सपेक्टिव से सोचे तो ईरान तो यही कह रहा था ना हिजबुल्लाह पर, पूर्णतः जो आप हमले कर रहे थे वो रोक दीजिए, इजराइल इस कॉल को रखे ही ना। ऋतु जी देखिए, इजराइल क्या चाह रहा है और लेबनान क्या चाह रहा है, ये दो बहुत अलग चीजें हैं। लेबनान के जो इस समय नेता हैं वो चाहते हैं कि समझौता हो जाए, लेकिन हिजबुल्लाह ऐसा होने नहीं देगा और ईरान भी ऐसा नहीं होने देगा। देखिए, ईरान के लिए हिजबुल्लाह, भले ही हम उसको उनका प्रॉक्सी कहते हैं, लेकिन चाहे हमास हो चाहे हूती हो, इन पर ईरान की तरफ से बहुत अच्छा पैसा खर्च किया जाता है। लगभग 7 अरब डॉलर ईरान देता है हिजबुल्लाह को, जिसमें कि उसकी मिसाइलें हैं, वहां के जो पेरोल पे लोग हैं, भाई तनख्वाहें भी तो चाहिए युद्ध लड़ने के लिए, वहां के ड्रोन्स हैं और वहां पे इवन तक की हॉस्पिटल्स हैं, रेडियो इक्विपमेंट्स है, ये हर चीज ईरान की तरफ से प्रोवाइड की जाती है हिजबुल्लाह को। तो देखिए, जब आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस इन्वेस्टमेंट का आपको कोई रिटर्न चाहिए, तो हिजबुल्लाह उसको वो रिटर्न देता है बाय अटैकिंग इजराइल टाइम एंड अगेन। और जब युद्ध का मोर्चा खुला हुआ है इस समय पे, वो क्यों कह रहा है मेरे लिए हिजबुल्लाह नॉन निगोशिएबल है? बिकॉज उसका बहुत एक मजबूती उसको दूसरी तरफ से मिलती है, इजराइल को हमेशा एंगेज रखने के लिए, कॉन्स्टेंटली एंगेज रखने के लिए। तो इसलिए ये बहुत नॉन निगोशिएबल है कि अगर युद्ध विराम होगा तो हिजबुल्लाह उसमें शामिल 100% होगा, अदरवाइज ईरान इसको युद्ध विराम नहीं मानेगा। जहां तक देखिए, हमारे यहाँ से भी यूनिफिल जो है, यूनिफिल में हमारे ऑफिसर्स, हमारे जवान भी भारतीय हैं जो वहां पे लेबनान में तैनात होते हैं। तो अगर जब इस तरह की घटनाक्रम होती है तो यूएनएससी क्यों इसमें एंगेज होता है या हमारे जैसे देश इसमें क्यों एंगेज होते हैं? बिकॉज हमारी सेनाएं वहां लगातार पीस के लिए लगी हुई हैं। लेकिन जब वहां पे लेबनान के आसपास जो एयरपोर्ट है वहां पे अटैक्स होते हैं तो डेफिनेटली हमारे लोग भी डैमेज होते हैं ऋतु जी, विच इज अ वेरी सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न। क्योंकि यूएनएससी की जब सेना इतने सारे समय से वहां पे लगी हुई है और पीस नहीं ला पा रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी वहां पीस आ पाएगी। यस, अगर ईरान की शर्तों पे इजराइल मान जाता है, क्योंकि देखिए जो भी टॉक्स हो रही हैं उसमें अमेरिका और ईरान इन्वॉल्व हो रहे हैं, इजराइल साफ तौर पे मना कर देता है वी आर नॉट एंगेज इन टॉक्स, और वो जब डंडा पड़ता है तभी थोड़े दिन के लिए वो मान जाते हैं। जैसे ही बातचीत का कुछ भी निष्कर्ष निकलेगा ऋतु जी, अगेन इजराइल विल स्टार्ट अटेम्प्टिंग दोज अटैक्स, क्योंकि इजराइल को पता है कि अगर वो इनको नहीं रोकता है तो जो उसका ग्रेटर इजराइल का जो एक मन बना हुआ है, पहली बात तो वो पूरा नहीं होगा। दूसरी चीज है जो गजा में हालत में देखिए, वैसी ही सेम हालत इजराइल चाहता है कि लेबनान में हो जाए, और इसीलिए बैरूत बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बैरूत की तरफ से भले ही जो शांति वार्ता हो रही है, हिजबुल्लाह ये होने नहीं देगा, क्योंकि हिजबुल्लाह के लोग भी सिस्टम में हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक प्रॉक्सी ग्रुप है, लेकिन दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम इन बैरूत।
तो वो जब तक दोनों तरफ से देखिए सीज फायर नहीं होगी तब तक यही हालात चलेंगे, और चाहे ये और कितने भी लोग जिस ग्रीन सिग्नल का अभी जो बेंजामिन नेतन्याहू इशारा भी दे रहे थे, दीवान सर, ग्रीन सिग्नल देगा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अगर ग्रीन सिग्नल आता है, अमेरिका अगर ग्रीन सिग्नल देगा तो ये बहुत विध्वंसक हो जाएगा और इजराइल दिखाएगा दुनिया को कि वो मिडिल ईस्ट में ईरान के लिए क्या करता है। ये जो कॉल था बेंजामिन नेतन्याहू का, अभी वो ग्रीन सिग्नल आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप देंगे? और अगर नहीं देंगे तो अभी क्या पीस टॉक को लेकर के बात आगे बढ़ेगी? क्या रहने वाला है आने वाले फ्यूचर में? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपने। इसराइल का तो पक्की मंशा है कि भाई ठीक है, हम संभालेंगे लेबनान को, अपनी ईरान से बात करिए इस्लामाबाद में बैठ के। पर ये चीज़ बिल्कुल आप ठीक कह रही, ईरान को मंजूर नहीं है। तो ये मतलब ईरान, हिजबुल्लाह तो ईरान का ही मुखौटा है, ईरान की फोर्स है वहाँ पड़ी हुई है इसराइल के आसपास। तो ये पेचीदा मामला रहेगा। पर इसका एक सोल्यूशन यही निकल सकता है कि वो बराए नाम कुछ दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए मामला रुक जाए, कोई एग्रीमेंट हो जाए इस्लामाबाद में लिखित में। पर इस एग्रीमेंट के अंदर मैं बता रहा हूँ, जिस टाइप से ईरान के हवाले से अमेरिका के प्रति जीरो ट्रस्ट हो चुका है, पहले भी ओमान के अंदर और ऑस्ट्रिया के अंदर, फरवरी की बात कर रहा हूँ मैं, ओमान के मध्यस्थता से बातचीत तय होने वाली थी, फिक्स होने वाली थी। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिकन टीवी पे स्टेटमेंट दी है कि साइन ही होने वाला था कागज, और ये इन्होंने एकदम जाके अटैक कर दिया है अमेरिका ने, इसराइल ने, जो ईरान के ऊपर। तो इतनी लॉस ऑफ ट्रस्ट है। तो अगर ये चीज आगे बढ़नी है तो अमेरिका को कुछ ना कुछ ऐसा, खाली लिखित में नहीं, ऑन द ग्राउंड कुछ ग्राउंड छोड़ना पड़ेगा। ग्राउंड छोड़ना पड़ेगा मतलब कंसेशन दिखना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड सीम टू बी डन। पता लगे, खाली मुजबानी जमा खर्च नहीं, तो बात आगे बढ़ेगी। ईरान नहीं तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं अमेरिका की। भाई बात तो करते रहते हैं, वो मौका ढूंढते हैं अटैक करने का। हालांकि अटैक करने की क्षमता तो काफी कम हो चुकी है। 50% तो मिसाइलों का जखीरा अमेरिका का डाउन है, उसको बनाने में टाइम लगेगा। वो तो थार्ड और पेट्रियट डालते रहे ड्रोन्स के अगेंस्ट, ईरान के ड्रोन्स के अगेंस्ट, तकलीफ में है वो। पर वो अमेरिका को कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अभी नाक भी उनका बच जाए अमेरिका का, और वो कंसेशन भी दे, नहीं तो होगा नहीं। और इसराइल का भी तो, पर ये लड़ाई तो इसराइल ने ही शुरू की थी ना, लड़ाई तो इसराइल की ही थी। तो अमेरिका पार्टी बी था, अब पार्टी ए बन चुका है। अब एक बड़ी खबर उसके बाद आ रही है राम श्रीवास्तव सर। आईडीएफ का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ है और यहाँ पर चुन चुनकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। दक्षिणी लेबनान के दीर आर्म्स पर हमला किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बाकायदे यहाँ पर चुन चुन कर टारगेट किया गया। दक्षिणी लेबनान के दीर आर्म्स पर हमला किया गया है। तस्वीरें भी सामने आ रही है। ये तस्वीरें इस वक्त जो जारी की गई हैं, जो तस्वीरें सामने आई है, जिसमें सीधे सीधे दक्षिणी लेबनान के दीर आर्म्स में यह हमला हुआ है। राम श्रीवास्तव सर, हम बात पार्टी ए पार्टी बी की कर रहे थे। अभी लड़ाई में पहला गुट था इजराइल, अमेरिका, और उसके काउंटर में ईरान और उसके प्रॉक्सीज। अभी हम देख रहे थे लड़ाई इजराइल ने शुरू की थी, इजराइल की कोर मोटिव थी लड़ाई की। अब ये इजराइल ही पक्ष रख रहा है कि अब अमेरिका इसका कॉल देगा, ग्रीन सिग्नल अमेरिका देगा, यानी अब पार्टी ए पार्टी बी बन गई है। देखिए, ग्रीन सिग्नल कोई भी दे, लेकिन ईरान अपनी मर्जी से चलेगा। मर्जी से ही उसने अपना सब काम फैलाया है। लेबनान में उसने, दक्षिण लेबनान में अपना एक एक्सपांशन जो किया है, अब उस पूरे हिस्से को ग्रेटर इजराइल में शामिल कर लेगा। और वेस्ट बैंक की वहाँ पर जो उनकी इजरायली आबादी है, उसने वहाँ अपना निवास बनाना शुरू भी कर दिया। तो निश्चित रूप से इधर ईरान और अमेरिका उलझते रहे और उधर इजराइल ने अपना एक्सपांशन कर लिया, अपना मंतव्य पूरा कर लिया। और आगे जो होगा वो ट्रम्प साहब की उलझनों का एक बड़ा कारण बनेगा। वो कारण ये बन रहा है कि ईरान ने इस बात को पुख्ता प्रमाणित कर दिया है कि अरब के देशों में अमेरिका की फौज उनकी रक्षा नहीं कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा रिजल्ट इस नतीजे के बाद आ गया है कि जिस ढंग से कतर में नुकसान हुआ है, यूएई में नुकसान हुआ है, कुवैत में नुकसान हुआ है, अमेरिकन फौज मौजूद थी लेकिन वो उनकी सुरक्षा नहीं कर पाई। इसलिए अब अरब देशों को, खाड़ी के देशों को ये सोचना पड़ेगा कि उनकी सुरक्षा के लिए क्या अमेरिका की अम्ब्रेला सफिशिएंट है या उनको दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा। ये अमेरिका के लिए एक गहरी राजनीतिक और कूटनीतिक चोट पहुंच गई है। न केवल इतना
और यही एक कारण है कि वो जल्दी से जल्दी समझौता चाहते तो हैं। नाकाबंदी हटाएगा क्या अमेरिका फिर? उनको हटाना पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि ईरान से जूझना, ग्राउंड लेवल पर फौजों को उतारना, इट इज इम्पॉसिबल। उसका तो सिर्फ एक ही विकल्प है, अगर अमेरिका चाहता है कि ईरान सरेंडर कर दे, तो आज की स्थिति में वो इजराइल को ग्रीन सिग्नल देकर वहाँ न्यूक्लियर बम गिरा सकता है, लेकिन न्यूक्लियर बम गिराना इतना आसान नहीं है। अमेरिका तो न्यूक्लियर बम नहीं गिरा सकता, क्योंकि उसकी जो कांग्रेस है उसको कभी अनुमति नहीं देगी। रहा सवाल ये, इजराइल को किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसने वो गिराया तो आप ये मान के चलिए कि उसका जो रेडिएशन होगा वो रशा की तरफ भी जाएगा और इधर पूर्वी हिस्से में पाकिस्तान और इन सब इलाकों में आएगा, जो कि ये मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा हिमांशी होगा। जी, अब ग्रीन सिग्नल की बात हो ही रही है तो सवाल आपसे मैं पूछ लेती हूँ। एक तो इस बात को जरा समझाइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है और बेंजामिन नेतन्याहू बहुत अग्रेसिव है, लेकिन सीधे सीधे अगर हॉर्मूज पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर खुद ही तो रिपोर्ट्स यूएस की ही दावा कर रही थी ना कि 6 महीने लग जाएंगे उन बारूदी सुरंगों में से माइंस हटाने में, तो 6 महीने के वक्त को अफोर्ड तो कर नहीं पाएंगे अभी इस सिनारियो में। 6 महीना तो बहुत लंबा वक्त है, और अभी क्या उस कॉस्ट को अभी उस अंजाम पर पहुंचने के लिए अमेरिका रेडी है? ऋतु जी देखिए, एग्रेशन हैज टू बी बैक्ड बाय सम सॉर्ट ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ। तो क्या इनके पास पावर और स्ट्रेंथ उतनी बची है? क्या ये उतना इकोनॉमिकली अपने देश में नुकसान झेलने को तैयार है? देखिए, अमेरिका में भी जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है दैट हैज गॉन अप, और उसके अलावा जिस तरह का प्रेशर चारों तरफ से आ रहा है वो प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। आपके बॉडी बैग्स वापस गए हैं, आपको पता है कि अंदर आपकी जो अप्रूवल रेटिंग्स हैं वो सब चीजें कितनी कम हुई हैं। दूसरी, अगर आपने वहां पर घेराबंदी की हुई है उसका कॉस्ट एवरीडे का जो निकल रहा है वो हो गया। इजराइल को देखिए, इजराइल की तरफ से पूरी खुली न्यूज नहीं आती है, बहुत ही लिमिटेड न्यूज आती है। जो हमारे यहाँ से भी लोग तेल अवीव वगैरह से रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत लिमिटेड रिपोर्टिंग है। जब 12 दिन का युद्ध हुआ था तो 6% इजराइल उस समय भी नुकसान हुआ था वहां पे, मतलब 6% खत्म हो गया था। तो इस समय अगर जब युद्ध का आकलन होगा तो कितना ज्यादा वहां पे भीषण तबाही हुई है वो देखने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा ऋतु जी, इन्होंने बहुत सारे टेंडर्स थे जो फ्लोट किए हुए थे अमेरिका पे टू बाय वेपन्स, जिसमें युद्ध के जो जहाज हैं वो भी हैं, मिसाइल्स हैं, वो खरीदने की कोशिश की थी। इनका एयर डिफेंस सिस्टम वो डैमेज हुआ है। तो ये एग्रेशन की स्थिति में तो है, क्योंकि देखिए कोई भी युद्ध में ये नहीं दिखाएगा आपको कि हम वीक हो गए हैं, क्योंकि वीक हो गए मतलब इट इज एज गुड एज एक्सपोजिंग एवरीथिंग, वो आप नहीं दिखाएंगे। लेकिन ऑनेस्टली भले ही अमेरिका एक मिलिट्री पावर है, नो डाउट, लेकिन जिस तरीके की नीतियां अमेरिका भी अपना रहा है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, अभी कल परसों जो उन्होंने बयान दिया है कि हम जैसे जो लोग हैं जो अमेरिका में जाते हैं, चाइना के जैसे जो लोग हैं वो उनको नहीं आना चाहिए। और सबसे ज्यादा दिलचस्प कड़ी उन देशों की ही है हिमांशी जी जो अभी इसमें फ्रंट फुट पर आकर नहीं खेल रहे हैं। बेशक से पाकिस्तान को एक वेन्यू बनाया गया है, वहां पर पूरी तरीके से मीडिएशंस को लेकर रुख रखा जा रहा है, लेकिन इसमें पूर्णतः इस्लामाबाद का भी कॉल कितना है, कितना कारगर है, वो भी बड़े प्रश्नों के घेरे में है। एक बड़ी खबर, उसके बाद वापस लौट रही हूँ। नेटो देशों में बढ़ी दरार और ये बताया जा रहा है कि इस वक्त फूट देखने को मिल रही है। जंग में साथ ना देने वाले नेटो देशों पर अमेरिका सख्त है। पेंटागन ईमेल में बड़ा खुलासा हुआ है। फॉकलैंड द्वीप पर यूके के दावे की समीक्षा संभव है और यहाँ नेटो के देश भी अब साथ नहीं है। बड़ा खुलासा पेंटागन ईमेल में बड़ा खुलासा हुआ है। दीवान सर, ये कहा जा रहा है कि अब नेटो के देश भी एकमत नहीं है और अभी तो डोनाल्ड ट्रंप बिफरे इसी बात पर थे, जिस पर अरबों खरबों पैसे लगाए वो ही पीछे से नहीं बैकअप कर रहा है। या सीधे सीधे अगर मैं इसे ऐसे रखूं कि चलिए इस्लामाबाद का चाहे 1%, 0.1% यहाँ पर कॉल सामने आए मीडिएशंस को लेकर, रास्ता पीस को बनाने को लेकर, लेकिन अभी दूसरी कंट्रीज जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, चाहे वो यूरोप है, खाड़ी के अन्य देश हैं, वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं इस तरीके के कॉल के लिए? रितु जी, आप कह देते हैं, गालियां देते हैं उनको, आप पेपर टाइगर हैं, आप तो मक्कार हैं, जो भी कहानियां हैं, और आप मतलब यूक्रेन रूस के बारे में भी यही काम किया। आप देखिए सद्दाम हुसैन की, आप उस जमाने की आप बात कर रही थी, उस टाइम बुश ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन मूव कराया था।
वो कागज उनके हाथ में था, वो पुर्जी उनके हाथ में थी, एक से जो भी वो अथॉरिटी थी, हालांकि वो भी लंगड़ी थी, कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन निकले नहीं, पर एका था, यूरोपियन नेशन का एका था। अभी इसमें भी अगर अटैक करना था ईरान पे, अगर 5 दिन 2 दिन रुक जाते, 2 हफ्ते रुक जाते, 4 हफ्ते रुक जाते, वो क्रेडिट लेने को भागते हैं ना। उन्होंने यहाँ तक कह दिया ट्रंप ने, अगर इस्लामाबाद में होने लगती है तो फुल गुच लेने तो मैं आऊँगा, बांस को पीछे रखूंगा, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। अब ये कहीं इनकी पर्सनैलिटी हिसाब से चलता है, तो ये क्या किया जाए? अभी फट से गाली दे देने का, फट से उनको पनिशमेंट दे देने का, कि 100-150 साल का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का मार्शल प्लान में कितना अमेरिका ने पैसा दिया है यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट करने में। एक अच्छे पार्टनर है, दोस्ती है, शादी के तौर पे किस्म से है, बताइए उसको तोड़ रहे हैं, क्यों गालियां दे रहे हैं उनको, कैसे होगा? और आप उनको वीक करते रहे, ये कर रहे हैं, हालांकि कमजोरी है। और पिछले टर्म में भी ट्रम्प ने क्या कहा, तुम्हारा भार हम लाद रहे हैं डिफेंस सिक्योरिटी का। फिर अभी वो प्राइम मिनिस्टर मिलने आया, तुम क्या समझता है अगर रूस के साथ तुम लड़ सकता है बिना हमारे सपोर्ट के? ये क्या मतलब है? मोटे को कहना मोटा, ये कोई मतलब नहीं है, सच्चाई है। पर ये तो बैलेंस वाली बात इनके पास है ही नहीं, कौन सपोर्ट करेगा ऐसे में? तो आप ठीक है। और सेकेंडली बड़ी भारी बात है, बड़ी भारी बात है, स्पेन की एयर स्पेस को यूज करके आप बॉम्बर भेजना चाहते हैं ईरान में, आप रिफ्यूलिंग इटली में रिफ्यूलिंग करना चाहते हैं। उनको पता है ईरान उधर भी दाग देगा कुछ ना कुछ उनके ऊपर, स्पेन के ऊपर, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास उड़ा बाहर आना, और दूर बैठे उन पर खुद तो कर देगा, तो दूर रहते हैं। और खासकर आपने तो मोहब्बत थोड़ी दिखाई, आपने तो गालियां दी है भाई यूरोप को, तो कौन सामने आएगा? पर अभी भी मैं ये समझता हूं, अगर ये यूरोप को साथ लेके चलते और उनके साथ लेके मध्यस्थता करते, तो यूरोप और रूस अमेरिका मिलके बड़ा ब्लॉक है, तो शायद ये बात मध्यस्थता पे जल्दी आती, इनको नाक में नहीं कटती, बच जाती बात। पाकिस्तान क्या पर ईरान ने करेगा? नाक में दम नहीं कर रखा है फिर अभी अमेरिका टोटल। और हाँ, इस बीच बिल्कुल एक बड़ी खबर भी आ गई है सर, लीजिए। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने यहाँ पर नोबल राग फिर से लापना शुरू कर दिया है। पीट हेग्सेथ ने अमेरिकी सेना को हर साल मिलना चाहिए नोबल शांति अवार्ड, ये किस प्रकार की हिपोक्रेसी है? पीट हेग्सेथ ने क्या कहा है, सुनवा देते हैं। The one institution that should win the Nobel Peace Prize every single year is the United States military, because we are the guarantor of the safety and security of. राम श्रीवास्तव सर, हर साल मिलना चाहिए नोबेल पीस अवार्ड? अरे हर दिन मिलना चाहिए भाई उनके लिए, तो उनकी जो इच्छा है वो पूरी कर दीजिएगा। और वो तो अपना अपना मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। निश्चित रूप से अगर अराजकता फैलाने का कोई नोबेल पुरस्कार होता हो तो वो जरूर इनको मिल जाएगा। एक तो पाकिस्तान को भी दिलवा देना चाहिए। तो पाकिस्तान तो ऐसा है, पिट्ठू है, उनकी उंगलियों पे नाच रहा है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। उसका भीख का कटोरा लेकर वो चारों तरफ घूम रहा है। उसको जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उसका 50% कमीशन वो ट्रम्प के अपने दामाद की जो उनकी क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है उसमें फीड कर देते हैं। पाकिस्तान का अस्तित्व जनहित में नहीं है। जनता वहाँ कितनी परेशान है, कभी भी दिवालियापन निकल सकता है। अभी जो बच गए हैं दिवालियापन से, IMO की जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो उनको छूट दी है वो इसलिए दी है कि UAE ने इनके 6 अरब डॉलर का रोल ऑन कर दिया है कर्ज। अब इससे ये मतलब होता है कि कुछ दिन तो ये जिंदा रह सकते हैं, इसके बाद जब विदेश मुद्रा इनके पास नहीं रहेगी तो ये क्या करेंगे सिवाय इसके दिवालियापन होने के। वहाँ महंगाई कितनी पहुंच चुकी है, आम जनता कितनी परेशान है। 350 रुपये किलो आटा मिलता है, तो वहाँ पर पेट्रोल जो है 400 रुपये से ऊपर पहुंच गया है, और वो है भी नहीं। अब तो उन्होंने यहाँ तक कि विदेशों से आने वाली हवाई कंपनियों को कह दिया है कि अपने हवाई जहाज का टैंक फुल करा कर आइएगा, हम आपको जहाँ पर तेल भरने की सुविधा नहीं देंगे। तो पाकिस्तान जैसा दरिद्र देश अपनी कर्मों के कारण बना है। और अभी वहाँ सबसे बड़ा संकट जो है, अफगानिस्तान ने कोई आक्रमण रोका नहीं है, इधर बलूचिस्तान भी अपनी पूरी तरह से ताकत में लगा हुआ है। हाँ, ये ईरान और अमेरिका के युद्ध के चक्कर में वहाँ की खबरें आपके पास आ नहीं रही हैं, पर यह बात सही है कि वो आज भी 7वीं शताब्दी में रह रहे हैं। उसके अधिकांश इलाके देखिए, आज की तारीख में पोलियो जो पूरी दुनिया से इरेडिक्ट हो चुका है, पाकिस्तान में 39 केसेज निकले हैं, 2 केसेज तो अभी निकले हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि पोलियो की दवा पिलाने के लिए जो पुलिस गार्ड साथ में जाते हैं तो पाकिस्तानी कबीले के लोग उनको गोली मार देते हैं। इससे ज्यादा बेहतर चीज और क्या आपको देखने को मिलेगी। ये देश आज भी जो है एक अंधता में, अशिक्षा में और मुल्ला मौलवियों के कठपुतलेपन में
पूरी तरह से डूबा हुआ है। इसका भविष्य अंधकार में है और रहेगा। और उसको आज की दीवान स्थिति सर, आपने भी इस पॉइंट को रखा था ना कि पीस अवार्ड चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को भी और शहबाज शरीफ को भी, तो आप तो लीजिए, रास्ता भी बना दिया है। अमेरिका कह रहा है कि हर साल मिलना चाहिए अमेरिका को। तो 800 बेसिस बनाए हुए हैं, तो तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। लड़ाई के लिए बनाए हुए बेसिस हम वॉर रोक देते हैं। पीट हेगसेथ के ऊपर भी ट्रम्प का रंग चढ़ रहा है, काफी इकट्ठे टाइम्स रह रहे हैं, उन्हीं बैकी बातें कर रहे हैं पीट हेगसेथ भी। तो पीट हेगसेथ को ट्रेनिंग दे कौन रहा है इन सारी बातों पर? वही ट्रम्प दे। अब मुझे ये भी लगता है अगर ये मध्यस्थता हो जाए तो उसके बेसिस पे ये पीस अवार्ड मांग ले। मध्यस्थता कर दी, ईरान के साथ रुक गया मामला, इसमें भी हमें पीस तमगा अवार्ड दो बनता है भाई। हिमांशु जी, इस पर भी पीस अवार्ड बनता है कि मध्यस्थता हो गई है एटलीस्ट। जो है बहुत अच्छे ड्रामे बनाता है, उनके रील्स बड़े अमेजिंग होते हैं। तो वो जो ड्रामा जो है ना, कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा आसिफ मुनीर के साथ बैठ लिए हैं कि उनको अब सिर्फ हर जगह ड्रामा ही नजर आता है। तो ये उस ड्रामा प्रपंच का एक हिस्सा है। इनको किस लिए पीस प्राइज चाहिए कि वेनेजुएला में घुस जाएं या ये पूरी दुनिया को? देखिए, अगर आप आसपास देखें, हम कहते हैं ना कि ईरान ने हमें हिजबुल्लाह हमास हुती दिया है, तो अलकायदा किसने दिया है? आईएसआईएस किसने दिया है? बोको हराम किसने दिया है? अमेरिका की नीतियों की वजह से इस तरह के आतंकवादी संगठन पैदा हुए हैं। अगर आप पीस की बात करते हैं तो आप ऐसा कुछ करिए। देखिए, अगर पूरा मिडिल ईस्ट धू करके जल रहा है, पूरा विश्व में इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो गया, वो अमेरिका की वजह से। तो इनको रोज सपने में, तो मैं कह रही हूँ कि पक्का इनको एक डेली ऐसे सपने भगवान के साथ अलाइनमेंट करके देखने चाहिए कि हिमांशु जी, यानी कि ये खुद ही प्रायोजित एक तरह से लगता है कि पहले खुद ही करवाइए, जलजला लाइए, उसके बाद फिर मरहम भी लगाइए। अब ये तस्वीर आगे जाकर क्या रखती है रुख, और किस तरीके से शांति का रास्ता बनता है या और भी ज़्यादा विध्वंसक रुख आगे बनता है, ये देखने वाली बात होगी। आप तीनों बहरहाल कनेक्ट हुए, अपनी प्रतिक्रिया दी, कीमती वक्त दिया, इसके लिए शुक्रिया। और यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।